अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। नमस्कार, खम्मा घनी, राम राम साहब। जी हाँ, हमारा किसान अब पुरानी परंपराओं की जंजीरों को तोड़कर नई तस्वीरें लिख रहा है, नई तस्वीरें बना रहा है, नए आयाम लिख रहा है, नए नवाचार कर रहा है। जी हाँ, राम राम सा में हम हर बार आपको कुछ ऐसे ही किसानों से मिलाते हैं, कुछ ऐसे कृषि विशेषज्ञों से मिलाते हैं जो आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप इन्हीं खेतों में, जिन खेतों में आप परंपरागत फसलें उगा रहे हैं, उन्हीं खेतों में अगर आप चाहें तो कुछ नया करके, थोड़ा सा आगे बढ़ के, थोड़ा सा आधुनिक खेती करके इन्हीं खेतों से आप उतना कमा सकते हैं कि आपको कहीं बाहर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी इन्हीं खेतों से कमा के खा जाएंगी। जी हाँ, नए साल पर आज से हम आपको कुछ ऐसे और किसानों से मिलाने का प्रयास करेंगे जिन किसानों ने खेतों को प्रयोगशालाएं बना लिया, जिन किसानों ने खेतों में तरह तरह के नवाचार किए और लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं राम राम साहब। जी हां, इसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जोधपुर के नौसर गांव में। जी हां, नौसर गांव इसलिए क्योंकि नौसर गांव अचानक से कृषि वैज्ञानिकों के लिए एक रिसर्च सेंटर बन गया है, क्योंकि वहां पर एक किसान रावल चंद पंचारिया हैं जो अपने खेतों में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अब उन्हें कृषि कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कृषि अधिकारी अब उनके खेतों में जाते हैं और जाकर देखते हैं कि किस प्रकार से इस युवा किसान ने सब कुछ बदल दिया, किस प्रकार से इस युवा किसान ने अपनी मेहनत के बलबूते पर, जैविक खेती के बलबूते पर अपनी किस्मत को संवार लिया। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं रावल चंद पंचारिया का, जो कि इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है रावल चंद जी। राम राम सा। राम राम सा। टीवी पर बैठे सभी दर्शकों की तरफ से राम राम सा। जी, नए साल का सभी किसानों को राम राम सा। रावल चंद जी, जी सर, आपके जो नवाचार हैं उन पर आगे चलें, उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कहां से आपकी यात्रा शुरू हुई, आप कैसे खेतों की तरफ वापस मुड़े, कहां से आपने शुरू की अपनी यात्रा को। जी सर, मैं जिस समय 9th क्लास में पढ़ रहा था जी, तो उसमें मेरे है जो पिताजी की हार्ट अटैक से अकस्मात मृत्यु हो गई थी जी। तो मेरे परिवार की जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही आ गई, क्योंकि मैं परिवार में बड़ा था जी। तो मैंने वहाँ 9th क्लास बीच में छोड़ के और नौकरी पे गया जी। मैंने जोधपुर में स्टेशनरी दुकान पे नौकरी की जी। फिर वहाँ पैसे पर्याप्त न मिलने के कारण। कितने पैसे मिल रहे थे? 9th क्लास आपने छोड़ी हुई थी, कितने पैसे मिल रहे थे? वहाँ मेरे को मंथली 1000 रुपये मिल रहे थे। 1000 रुपये महीना में? जी, ठीक है जी। तो मैं वहाँ से छोड़ के फिर मद्रास चला गया जी। वहाँ मैंने कपड़े की दुकान पे काम किया, वहाँ मेरे को मंथली 2000 रुपये मिल रहे थे। तो वो भी जोधपुर से मद्रास जाने के बाद 2000 रुपया महीना? जी जी। तो वो भी पर्याप्त नहीं होने के कारण मैंने सोचा कुछ आगे और करते हैं, तो मैं वहाँ से बॉम्बे चला गया जी। बॉम्बे जाने के बाद मेरी तनख्वाह है जो 2500 रुपये हो गई जी। तो मैं वहाँ बॉम्बे रहने के बाद मेरे मन में विचार आया कि अब कुछ है जो आगे और कुछ नया करना चाहिए जी। तो मैं गाँव आ गया और गाँव में मैंने मेरी खुद की दुकान लगा दी। आप बॉम्बे से, मुंबई से आप वापस गांव आ गए क्योंकि आपको लगा कि आप शहर के बाहर भी हैं, अपने गांव से दूर भी हैं, और उसके बावजूद आप वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं जिसकी कि आपको ज़रूरत है जी। गांव आए, गांव आके क्या किया? सबसे पहले गांव में मेरा छोटा भाई और माताजी अकेले थे, तो मेरे को गांव आना पड़ा और मजबूरी में सारे काम छोड़ के जी। तो मैं वहाँ गाँव में आके मेरी खुद की छोटी सी एक शॉप लगवा दी जी। वहाँ मेरा धीरे धीरे ग्राहकी होने लगी जी। और वो मैंने धीरे धीरे करते 1, 2 और 3 दुकान कर ली, और धीरे धीरे 2014 तक मैंने मेरी दुकानदारी की। 2014 तक आप अपनी दुकान में लगे रहे, आपने दुकानों को बढ़ाया जी जी। वहाँ तक आकर आपकी 3 दुकानों से, या अपन ये कहें कि आपके इस बिजनेस से आपको मंथली कितना फायदा होने लगा? वहाँ धीरे धीरे मेरे 5000, 10000, 15000, 20000 ऐसे करते करते 25-30 हज़ार रुपया मेरा मंथली होना शुरू हो गया जी दुकानदारी से जी। और कुछ ठीक ही चलने लग गया जी। तो फिर मेरे मन में विचार आया अब और कुछ अपने पुश्तैनी जमीन पड़ी है जी, तो उसमें खेती भी करनी चाहिए, पड़ी है तो उसमें अपन करें। तो मैंने 2015 से खेती स्टार्ट कर दी। 2015 से आप खेतों की तरफ आपने रुख किया, 2015 से आप खेतों में उतरे जी जी। तो सबसे पहले क्या किया? 2015 में मैंने ट्यूबवेल करवाया जी, और मेरी वैसे ही ज़मीन पड़ी थी जी, तो यूजेबल थी नहीं, तो मैंने वो सही करके और उसको खेती करना स्टार्ट किया जी। तो मैंने फर्स्ट बार में वही सामान्य जो किसान करते हैं उस तरह मैंने भी वो मूंगफली और ये सारी। कितनी बीघा ज़मीन थी आपकी? मेरी घर की पुश्तैनी 30 बीघा ज़मीन है। 30 बीघा ज़मीन पर आपने खेती शुरू की? खेती शुरू की, मूंगफली और ये मूंग बाजरा वगैरह जी जी।
तो सारे किसान कर ही रहे थे जी। तो मैंने सोचा ये तो सब कर ही रहे हैं और किसान की घाटे में भी चल रहा है, बराबर नहीं है जी। तो मैंने सोचा अब कुछ इसमें परिवर्तन करना चाहिए जी। तो मैंने फटाफटी 1 साल के अंदर मैंने गाजर और शकरकंद की क्रॉप लगाई जी। तो उसमें मेरे को लगा हाँ इसमें मुनाफा ठीक है जी। तो क्या आप जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम केवल जैविक किसानों को बुलाते हैं, आपने जैविक तरीके से ही उगाए सारी फसलें या गाजर और शकरकंद? जी, मेरी ज़मीन पुश्तैनी पिछले 20 साल से पड़ी थी तो मैंने गोबर खाद और धीरे धीरे वो एक सामान्य खेती किसान की तरह खेती की, उसमें कुछ नहीं डाला तो मेरे को पता था कि भाई इनमें ये सारी रसायन से भयंकर बीमारियां आ रही है, गांव में भी अभी कैंसर फैलने लग गया तो मैंने है जो 2015 से 14 से भी जैविक खेती स्टार्ट कर दी और 2015 में आते आते मैंने शकरकंद और गाजर की खेती की तो वो देसी जो प्रजाति थी अपने गाँव में ऑलरेडी किसान कर रहे थे तो वो मैंने थोड़े छोटे स्तर पर की 10-10 बीघे में तो मेरे को लगा हाँ इसमें स्कोप अच्छा है जी। तो ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें बढ़ गए जी। तो दूसरे साल मैंने फिर 10-10 बीघे में बुआई की जी। दूसरे साल मेरे को कुछ उसमें से कंद अलग मिले जी। तो मैंने उनकी बुआई फिर अलग जगह पे की और उनकी अलग एक वैरायटी तैयार करने की कोशिश की जी। मैंने सोचा ये अगर अच्छी वैरायटी बनेगी तो भाव अच्छे मिलेंगे। मतलब ये आप 2015-2016 में करना शुरू कर चुके? 2015 में मैंने एक अलग वैरायटी तैयार की। पहले जो शकरकंद थी उसकी कलर थोड़ा एक भूरा भूरे कलर का था जी। तो फिर मैंने उसमें से निकाल के एक गहरा गुलाबी कलर का इस तरह का शकरकंद बना दिया जी। और साइज भी बड़ी 2-2 फीट लंबाई की और उसका मैंने अच्छा सिलेक्शन करके और नाम भी रख दिया थार मधु जी। जो मंडी जो भी कस्टमर लेता था जो भी ये मतलब नाम से बिकने शुरू हो गई थार मधु एक जैविक शकरकंद। तो धीरे धीरे इसमें से मेरे को कुछ अलग चीज़ें मिली और साल भर शकरकंद की खेती में मैंने अलग कुछ पाई तो उसमें से मैंने ये सिलेक्शन विधि के द्वारा अलग पौध तैयार करके धीरे धीरे ये 3 साल 4 साल और 5 साल के बाद मैंने ये एक मूली जैसी वाइट शकरकंद तैयार की जी। तो इसमें सफलता मिलने के बाद मेरे कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र फलोदी और जोधपुर काजरी कृषि विश्वविद्यालय इन कृषि विभाग इन सारे विभागों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। ये सारे साइंटिस्ट आते और हमको बताने शुरू हो गए तो उससे मेरा और हौसला बढ़ा और आसपास के किसान जैविक खेती की तरफ मुड़ने लगे। 2015 से आपने खेती दोबारा शुरू की, 2015 से आपने गाजर शकरकंद लगाई। अभी एक बार हम नवाचार की बात छोड़ दें, हम सिर्फ ये बात करें अगले 3 साल में आपकी जो आय थी, आपकी जो आमदनी थी उसमें कितना इजाफा हुआ खेती के द्वारा? पहले साल की बजाय सेकंड साल में मेरा अच्छा मुनाफा रहा और तीसरे साल आते आते मेरी सारा खर्चा निकाल के और उसी 30 बीघे में मेरा 5-7 लाख रुपए बचने शुरू हो गए। तो धीरे धीरे मैंने देखा हाँ खेती में मुनाफा है तो साइड में कोई जमीन पड़ी थी वो मैंने किराए पे लेके और इजारे पे लेके उन पर खेती करनी शुरू कर दी और उससे मेरा धीरे धीरे सालाना पूरा लेबर वगैरह खर्चा निकाल के 10-12 लाख रुपए शुद्ध प्रॉफिट होने लग गया। अक्सर जो किसान होते हैं वो रिस्क लेने से डरते हैं। आपने जोधपुर से इतनी दूर नौसर में जाकर आपने चिया सीड उगाए, आपने काले गेहूं उगाए, आपने और भी कई तरह की ऐसी चीजें उगाई जो कि आम तौर पर राजस्थान का किसान नहीं उगा रहा था। कहाँ से आपको पता चला इन सब का और कहाँ कब आपने शुरू किया और क्या फायदा हुआ उससे? जी, मेरा शुरू से ही खेती, जिस समय मेरी दुकानदारी अच्छी चल रही थी जी, फिर भी मैंने दुकानदारी को छोड़ के मेरा खेती में बहुत इंटरेस्ट था जी, बहुत शौक था मेरे को खेती करने का। तो मैंने खूब सारे वैरायटी के फलदार 1 बीघे में फलदार पौधे लगा दिए जी और खेत को एकदम उस मरुस्थल रेगिस्तान में एकदम हरा भरा कर दिया जी। तो उससे भी लोग आने लगे, देखने लगे और धीरे धीरे लोग आने से और देखने से और मेरी खेती सीखने से मेरा उत्साह वर्धन होने लग गया जी। और अब मेरे को लगा हाँ अपना कुछ अलग कर रहे हैं ताकि लोग इतने हमसे जुड़े हैं जी। तो धीरे धीरे इसे करते करते मेरी है जो आमदनी 10-12 लाख शुद्ध प्रॉफिट होने लग गई जी। और उससे हौसला बढ़ा कि हाँ अब अपने को कुछ नवाचार करना चाहिए जी। जैसे सरसों बोई करते हैं तो उसमें भी सिलेक्शन विधि के द्वारा बीज अलग तैयार कर लेते हैं जी। और जो भी खेती में लगा हुआ जो भी है उत्पाद वो उनका सारा बीज मैं घर का ही तैयार करता हूँ और खाद भी घर का है तो उससे बीज और खाद घर का होने से किसान को प्रॉफिट होगा जी। सुंडाराम जी हैं इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम साहब सुंडाराम जी। हाँ राम राम साहब, राम राम साहब। क्या बात है सुंडाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका, बहुत बहुत आभार आपका। जी धन्यवाद। और सबसे पहले मैं A1 टीवी और सुनील जी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेष तौर से नवाचार करने वाले किसानों के नवाचारों की जानकारी किसानों तक पहुंचाते हैं, जिससे न केवल सुनने वाले किसानों को लाभ मिलता है बल्कि नवाचार करने वाले जो किसान है वो भी प्रोत्साहित होती है। इसके साथ में विभागीय कार्यक्रमों को भी आप विस्तार से बताते हैं जिससे किसान उसका बराबर लाभ उठाते हैं। तो मैं आपको एक बार पुनः
इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको शुभकामनाएं। और जी बहुत धन्यवाद सुंदराम जी, आभार प्रकट करता हूँ। जी आपका फोन आना अपने आप में इस कार्यक्रम की सफलता को दिखाता है। पद्मश्री सुंदराम वर्मा जी, जिन्हें कौन नहीं जानता, अगर वो फ़ोन करके हमारे इस कार्यक्रम की को बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, तो वाकई में ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत आभार सुंदराम जी, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्रेम हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी रावल चंद जी, आपने बताया कि आप सिलेक्शन विधि के द्वारा गाजर को आपने गुलाबी से सफ़ेद कर दिया। थोड़ा मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ किस प्रकार से सिलेक्शन विधि हुई। सबसे पहली बार आपने एक साधारण शकरकंद उगाई। साधारण में मेरे को कुछ धीरे धीरे, मैंने हमेशा किसान चाहता है कि अच्छा बीज रखे जी, तो मैंने भी कुछ अच्छे कलर देख के और शकरकंद को अलग की, तो उसमें ये एकदम गुलाबी कलर की देसी प्रजाति मिली जी। उसमें क्या है कि मैंने ये देखा कि बीच में रेशा नहीं होना चाहिए जी। तो बीच में रेशा नहीं होगा तो मार्केट में अच्छे भाव मिलेंगे और अच्छी हर एक ग्राहक खरीद लेगा जी। तो मैंने ये अलग किया। इसमें अलग करने के बाद मेरी फसल है जो 1 नंबर की फसल बन गई। उसमें से मेरे को कुछ अलग शकरकंद मिली पहले साल, मतलब सेकंड साल में जी। तो मैंने ये थोड़े थोड़े कुछ इतने भाग की सफ़ेद मिली जी। तो मैंने वो कट करके और उनकी पौध अलग तैयार की जी। तो भाई लोगों ने बोला ये तो सफ़ेद है, जो वो अलग नहीं है, ये तो जड़ है या बनेगी नहीं जी। तो मैंने वो अलग बोई करके और उनकी पौध तैयार की जी। वो पौध तैयार करने के बाद मेरी ये जो है तीसरे साल जाते जाते प्रॉपर साइज में आने लग गई जी। चौथे और 5वें साल में मैंने ये अच्छी तरह से एक सफ़ेद शकरकंद तैयार कर ली जी। इसी थोड़ा ऊपर रखिए और थोड़ा ढंग से दिखाइए। हाँ, इसी में से ही मैंने ये है जो नई एक सफ़ेद मूली जैसी, और स्वाद में इसे दूसरे वाले से मीठी है जी। तो ये मैंने एक नई वैरायटी तैयार कर ली जी, जो सलाद में भी काम ली जा सकती है और वैसे भी खाई जा सकती है और सब्जी भी बन सकती है। इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत अच्छी है जी। हाँ, मतलब कि जब आपने साधारण शकरकंद लगाई तो उसमें किसी 1-2 शकरकंद का कुछ भाग आपको सफ़ेद नजर आया जी। तो उन शकरकंदों को आपने अलग लगाया, उनको अलग से फिर बोना शुरू किया, और ये सब करने में कितना समय लग गया आपको? ये धीरे धीरे मेरे को 5 साल लग गए प्रॉपर साइज बनाने में जी। और आप कहना चाहते हैं कि ऐसी सफ़ेद शकरकंद अभी और कहीं पर भी नहीं उगाई गई? जी, अभी सफ़ेद इस तरह की एकदम प्योरली सफ़ेद कहीं पे भी नहीं है जी जी। तो आपने जब इसको लेकर संपर्क किया होगा कृषि अधिकारियों से, आपके जोधपुर के केवी के या काजरी में, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया लोगों को? जी, मैंने ये कृषि विश्वविद्यालय में लेके गया तो 26 जनवरी पे मेरे को कृषि विश्वविद्यालय के विशेष साहब ने मेरे को सम्मानित किया कि ये आपने एक अच्छी वैरायटी डेवलप की है जी। उसके लिए मेरे को 26 जनवरी पे एक अच्छा मतलब स्वागत, वो मेरे को मतलब सम्मानित किया जी 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 सर। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी शकरकंद आप बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि अभी आपने जिसको विकसित किया है, उसकी क्या खास बात है? वो खास बात ये है कि इसमें वो आयरन की मात्रा ज़्यादा है जी, और ये सलाद के रूप में भी काम ली जा सकती है। जैसे ब्याह शादियों में गाजर ली जाती है या मूली ली जाती है, उसी तरह ये एक शकरकंद की मैंने नई वैरायटी तैयार की है जी। इसको करते करते धीरे धीरे मेरे को 6 साल लग गए हैं जी। तो ये डिफरेंट है और ये लंबे टाइम तक टिकी रह सकती है जी। और इसका जो बीज का भाग है वो एकदम पिंक है, गुलाबी कलर की है। अच्छा, ये अंदर से गुलाबी है? बिल्कुल गुलाबी है जी हाँ जी हाँ। तो मतलब इसको इसलिए डेकोरेशन के लिए और सलाद के काम में लिया जा सकती है। इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा है, और खाने में भी ये बराबर लाभकारी चीज़ है जी जी जी। एक दर्शक है इस समय अजीतगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए, शंकर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए। जी नमस्कार शंकर जी। हाँ नमस्कार सुनील जी सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ सर। जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। सर रावल चंद जी से एक सवाल था जी, पूछिए। कि जो शकरकंद जनरली मार्केट में आती है और जो सफेद शकरकंद है, इन दोनों की रेट्स में कोई डिफरेंस होता है या सेम ही रेट्स मिलती है? जी हाँ राहुल चंद जी, वाकई में ये एक सवाल ऐसा है कि किसान अगर सफ़ेद उगा रहा है तो उसको उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या इसकी रेट अलग मिलती है, क्या है? जी, जिस प्रकार अपने लाल पत्ता गोभी है या ब्रोकली है अच्छे मॉल में बिकती है, उनके भाव अच्छे मिलते हैं, उसी प्रकार से इनकी अच्छे जगह बिकती है और उनके भाव भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि खाने में बढ़िया है तो अच्छे मॉल में बिकती है, अच्छी जगह पे बिकती है और इनके भाव बढ़िया मिलते हैं। जिस प्रकार ब्रोकली के मिलते हैं उसी प्रकार इनके भाव मिलते हैं, और इसके भाव भी उसे सफ़ेद के बजाय भी इसके और ज़्यादा मिल रहे हैं। जी हाँ, जो अंदर से पिंक है उसके भाव वो सफ़ेद से भी ज़्यादा मिल रहे हैं जी हाँ।
अगर आदमी चाहे, अगर किसान चाहे, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो सिर्फ एक शकरकंद से भी नाम कमा सकता है और पैसा कमा सकता है। रावलचंद जी ने बिल्कुल एक शकरकंद का रंग बदल के, हालांकि एक बड़ी यात्रा थी, उन्हें 5 से 6 साल लगे। जब ये इस काम पे लग रहे थे तो लोग इन्हें कहते थे कि ये फालतू का काम है, इसके पीछे मत पड़ो। परंतु जैसे ही इनको अपनी मेहनत सफल हुई तो लोग इन्हें जानने लगे, इनके खेतों पर आने लगे, इन्हें सम्मानित किया जाने लगा और हाँ, इनकी आय में भी इजाफा हुआ, इनकी आमदनी में भी वृद्धि हुई। जिन लोगों ने अपना टेलीविजन सेट थोड़ा सा लेट ऑन किया है उन लोगों को बता दें कि आज हम रावलचंद पंचारिया जी से बात कर रहे हैं सफेद शकरकंद और अंदर से भी गुलाबी शकरकंद के बारे में। अगर आप भी इनसे इसकी जैविक खेती के बारे में, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो 0141 451 5103 पर फोन करके सीधा हमसे संवाद कर सकते हैं। रावलचंद जी, ये तो हुई शकरकंद की बात। इसके अलावा भी आपने खेत में बहुत कुछ उगाया हुआ है और अब तो, क्योंकि एक बात जब आपने शुरुआत की थी तो सिर्फ 30 बीघा जमीन से शुरुआत की थी जो कि आपकी पुश्तैनी थी। अब आपके आसपास के लोगों ने आपको जमीनें लीज पर देना शुरू कर दिया है। कुल कितनी जमीन पर काम कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं 110 बीघा जमीन पे खेती कर रहा हूँ। एक समय था जब 30 बीघा जमीन इनकी खुद की थी, वो भी एक तरह से खाली पड़ी हुई थी, बंजर तो नहीं कहेंगे परंतु खाली पड़ी हुई थी। और आज ये 110 बीघा जमीन पर खेती कर रहे हैं। जो लोग इन्हें खेती करने से मना करते थे वो लोग भी अब इनके पास आकर अपने जमीन, अपनी खेत इन्हें देते हैं और कहते हैं कि आप इस पर कुछ खेती कीजिए। क्या क्या उगाया हुआ है रावलचंद जी आपने अभी अपनी 110 बीघा जमीन में? जी, उसके अंदर मैंने सभी जो मेरे पास ज़मीन थी उनको मैंने सही तरीके से एकदम प्रॉपर्ली जैविक की है, धीरे धीरे मेहनत करके। और एकदम जैविक बनाने के बाद मैंने उसमें 3-4 क्वालिटी के गेहूँ लगाए हैं जी। तो मेरे पास काले गेहूँ हैं और सोना मोती गेहूँ हैं जी, लखपति गेहूँ है, बंसी गेहूँ है। इस प्रकार मेरे पास 7-8 क्वालिटी है। तो मैंने सबको अलग अलग 6-6 भागों में बांट रखा है जी। और वो भी एक तरह की डेमो लगा रखा है कि 6-6 बीघे में किसान कोई भी आए, देखे और वो सीखे और वो भी जैविक तरीके से इस प्रकार नवाचार करे कि उनका माल भी अपने खेत में पड़ा पड़ा बिक जाए। तो और उनके ग्राहक भी चला के उनके खेतों पे आए और पहले बुक कर दे कि ये चीज़ हमको इतनी चाहिए। अभी जाना पड़ता है आपको कहीं बेचने अपने उत्पादों को? हाँ, शुरू में जाना पड़ता था, लेकिन अब हमें कहीं नहीं जाना पड़ता है। अब हमारा माल हमारे खेत में ही बिक जाता है। अभी ग्राहक खुद आपके पास आ जाते हैं? जी, मेरे पास आ जाते हैं या उनका कॉल आ जाता है कि तब माल है जो हमें चाहिए, वो ऑर्डर बुक कर लेते हैं। आपने कई तरह के गेहूं बताया, क्या क्या अलग अलग उनके विशेषताएं हैं गेहूं की? जैसे सोना मोती गेहूं आपने बताया। सोना मोती गेहूं है जो व्यक्ति गेहूं नहीं खा सकता है, जिनके शरीर में एलर्जी होती है, ग्लूटेन फ्री है, वो भी गेहूं इस गेहूं को खा सकता है। और वो शुगर फ्री भी है, तो उसमें फाइबर भी अच्छा है, तो वो गेहूं प्रॉपर्ली खाने में बहुत अच्छा है। और जो काले गेहूं हैं उसके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा है, शुगर फ्री है और उसमें प्रोटीन हाई है जी, थोड़ा प्रोटीन लेवल ज़्यादा है जी। वो मैंने खुद ने टेस्ट करवाया है। तो प्रोटीन छोटे बच्चों के लिए काले गेहूं बहुत उपयोगी है जी। लखपति गेहूं, लखपति और बंसी गेहूं है। लखपति गेहूं है उसमें थोड़ा फाइबर ज़्यादा है, वो प्रॉपर्ली कोई भी खा सकता है, उसका दलिया बहुत बढ़िया बनता है जी। और बंसी गेहूं है जो अपने ऑर्डिनरी गेहूं से बेटर है और जो बाजार में बंसी के नाम से आराम से बिक जाते हैं और उसमें किसान जैविक करके और अच्छे भाव में बेच सकता है जी बंसी गेहूं को जी। आपने बताया कि जैसे कि आपने बताया सोना मोती गेहूं है या लखपति गेहूं है, बंसी गेहूं है, तो इनके अलग अलग आपके पास कस्टमर्स पहले से तैयार हैं जो कि हर साल आपसे गेहूं लेते हैं? जी, मैं मेरे फार्म पे है जो हर साल 3-4 जैविक मेला करवाता हूँ, तो उसमें करीब 500 किसान इकट्ठे होते हैं जी। तो उनके किसानों के जो भी मिलने वाले हैं या किसान खुद ही है इंटरेस्टेड है तो वो ले जाते हैं, या उनके जो रिश्तेदार शहरों में रहते हैं जो सरकारी जॉब करते हैं तो वो लोग सीधा हमसे संपर्क कर लेते हैं और उनको हम वो जो साफ करके और ग्रेडिंग पैकिंग करके डिलीवरी कर देते हैं, तो अच्छे भाव मिल जाते हैं जी। और इनके बीज भी आप बेचते हैं? जी, मेरे गांव के और अड़ोस पड़ोस के किसान भी मेरे से बीज ले जा रहे हैं, क्योंकि मैं जैविक मेला करता हूं साल में 3-4 जी। तो 500 1000 किसान मेरे फार्म पे इकट्ठे होते हैं और इस तरह से धीरे धीरे ऐसा माहौल बन गया है कि मेरे गाँव के काफ़ी 500-700 किसान मेरे से जुड़ गए और वो अब प्रॉपर्ली जैविक खेती करने लगे हैं और उनका भी अब इंटरेस्ट बढ़ गया है कि जैविक खेती करें। तो मैंने मेरे फार्म पे जैविक खेती के अलग अलग यूनिट लगा रखी है, केचुआ खाद है, एक नई यूनिट है मैंगनी खाद निकालने का रख है, जीवामृत टैंक है, इस तरह के बड़े बड़े टैंक बना रखे हैं ताकि वो एक बार लाइन में वो दे दें, दूसरी बार वो दे दें, ताकि खेत में जो भी न्यूट्रन वैल्यू चाहिए सारी मिल जाती है। जो यूरिया की जरूरत रहती है, डीएपी की जरूरत रहती है, उनकी जगह मैंने बहुत सारे तोड़ निकाल रखे हैं। तो सारे किसान उस चीज़ को देखते हैं तो उनको भी हाँ विश्वास होता है कि ये चीज़ करने से जरूर हम जैविक खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से मोटिवेट हो गए करीब 700 किसान मेरे पास जैविक खेती सीखे हैं और मेरे से जुड़े हैं और वो जैविक खेती कर रहे हैं। लगभग 700 किसानों को आप जैविक खेती के लिए प्रेरित कर चुके हैं जी, और वो लोग भी उसी प्रकार से अब अपनी आमदनी को बढ़ा चुके हैं जैसे आप बढ़ा चुके हैं।
जी, मेरे खेती या बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं? जी, मेरी खेती में आने के बाद मेरे उम्र के मेरे युवा साथी है जो भी है वो भी अपना बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट कम कर गए और खेती की तरफ रुक किया है जी कि हाँ जरूर खेती में कुछ आने वाले समय में हम अच्छा कर लेंगे। 2014 की बात करते हैं वापस। 2014 में जिस समय पर कि आप अपनी दुकानों में काम कर रहे थे उस समय आपकी आमदनी थी 25,000 रुपया महीना, और अब इस समय पर जिस समय कि आप खेती पूरी तरीके से खेती को समर्पित हो चुके हैं, 110 बीघा जमीन चाहे आपकी है चाहे दूसरे की लीज पे ले रहे हैं, 110 बीघा जमीन पर आप काम कर रहे हैं। कितनी आमदनी इस समय की आपकी महीने की या साल की मान सकते हैं हम? इस समय मेरी मंथली आमदनी है जो करीब करीब 80-90 हज़ार रुपये हो जाती है। तो कहाँ 25-30 हज़ार और कहाँ 90 हज़ार, वो मेरे खेती में आने के बाद, क्योंकि मैं साथ साथ में मेरा पशुपालन भी है। मेरे पास 10 देसी गाय हैं, तो 10 देसी गाय का वो गोमूत्र है और गोबर है, उनसे बनने वाला वेस्ट मटेरियल केंचुआ खाद है, वर्मी कई लगी हुई है मेरे पास। तो उस सब चीज़ें खेती में खर्चा होने वाला खर्चा बच जाता है। इस प्रकार मेरे पास तो मेरा घी है तो घी भी मेरा अच्छे भाव में बिक जाता है, और जो मेरे पास जो खट्टी छाछ बनती है उनकी रबोड़ी बना के बेच देता हूँ, और मेरे खेत में जो मूंग होता है उसकी मूंग बड़ी करके बेच देता हूँ। मतलब हर साल हर महीने हर रोज़ मतलब कमाई का जरिया बना लिया है कि ऐसा नहीं खेती साल में 2 बार ही हो, हर रोज़ मेरी खेती चलती रहती है। एक दिन भी ऐसा नहीं हो कि आज कमाई नहीं है। दुकानदारी बनवा ली है मैंने खेती को कि हर रोज़ अपना कस्टमर आए और कुछ न कुछ अपना उत्पाद अपन बेचे जी। तो इस प्रकार मेरी जैविक खेती है जो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। अगर आप इस समय तक भी वहीं मद्रास, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई यहाँ रहते तो क्या आपकी इतनी इनकम हो पाती? अगर वहाँ रहता तो मैं मेरे है जो घर चलाने के पर्याप्त बड़ी मुश्किल से मिल पाते। आज मेरे को कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये मासिकली में बड़े मुश्किल से कमा पाता, ये मेरे को लग रहा है। शहर तो आप अब भी जाते हैं, परंतु अब शहर किस काम से जाते हैं? अब मैं शहर या तो मेरा सामान बेचने जाता हूँ, या कुछ काम काज जाता हूँ, या मेरा नवाचार बना, या कोई मीटिंग वगैरह जैविक की करवाता हूँ तो वहाँ जाता हूँ, या कोई सेमिनार होता है तो मैं वहाँ शहरों में इसलिए जाता हूँ कि मेरी खेती प्रमोट जी और किसान मेरे से मोटिवेट हो। और मैंने धीरे धीरे अब सिलेक्शन विधि के द्वारा गाजर में एक नई वैरायटी तैयार कर ली है। चलिए एक बार आप को मैं रोकना चाहूँगा। हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर AK गहलोत जुड़े हुए हैं जो कि सदस्य हैं राज्यपाल सहकार सलाहकार समिति के और पूर्व कुलपति हैं बीकानेर विश्वविद्यालय के। बहुत स्वागत है, बहुत आभार सर आपका, बहुत नमस्कार हमारे शो पर। नमस्कार सुनील जी, A1 टीवी राम का शो चला रहा है। मेरे ख्याल में किसानों के लिए ये प्राइवेट चैनल में एकमात्र ऐसा चैनल है जो चला रहा है। तो राम के सभी दर्शकों को मेरा राम। जी, आज आपके फोन ने हमारी ऊर्जा को और बढ़ा दिया है सर। आज हमको और उत्साहित कर दिया है आपने फोन करके और शो का पार्ट बन के। हो सकता है निकट भविष्य में हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप स्टूडियो में आकर हमें और अनुग्रहित करें। बहुत धन्यवाद सर। रावल चंद जी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने जोधपुर में सफेद शकरकंद उगाकर एक नवाचार किया है। हाँ, राहुल चंद जी को भी मेरा राम और सभी दर्शकों को मेरी नववर्ष की शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर गहलोत साहब, बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत शुभकामनाएं नए साल की। जी रावल चंद जी, अगर हम ये बात कहें कि 2014 में 25,000 रुपया और अब लगभग साल के 10 लाख रुपए जी, 2022 का पहला दिन है जी, और 2022 के लिए कहा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी जी। आप सबसे पहले उदाहरण हैं 2022 के जो कह रहे हैं कि 25,000 के बाद मेरी जो मंथली इनकम है वो लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये प्रति माह हो गई है। जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि किसान एकदम नेचुरल प्राकृतिक गो आधारित खेती करें, जिससे किसानों को बाजार आधारित न होना पड़े और अपना खुद का बीज तैयार करे, खुद का खाद तैयार करे और उसमें आने वाले रोग और कीड़ों के लिए किसान खुद सक्षम हो जाएगा। हाँ, अब मैं मेरी खेती को खुद देख सकता हूँ जी। तो खेतों में येलो ट्रैप लगाएं, अपने जीवामृत बनाएं, नीम, आग, धतूरा उसे स्प्रे बनवाएं और गोमूत्र का काम में लें। इस प्रकार 4-8-10 तरह के उत्पाद अगर किसान खुद खेत पे तैयार करता है तो उसको बाजार जाने की जरूरत नहीं रहती है। जी हाँ, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना एक मुहिम थी, एक सपना था, एक लक्ष्य था जो प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को दिखाया। उस पर कुछ लोग चल पड़े और जो चल पड़े वो जिद के धनी थे और उन्होंने अपनी जिद में, कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, जीत कर दिखाया। ऐसे बहुत सारे किसानों को हम इस साल में आपसे मिलाएंगे जिन्होंने अपनी आय को दुगना किया है।
इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार आपको इतनी सुविधाएं देगी या इतनी सब्सिडी देगी कि आपकी आय दुगनी हो जाएगी। जी हाँ, आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, कुछ नवाचार करने होंगे, कुछ नया काम आपको करना पड़ेगा, आपको जोश जुनून और जज्बे के साथ खेतों को प्रयोगशालाएं बना के आगे बढ़ना होगा। आय बढ़ना तो बिल्कुल 2022 सामने है और इसी 2022 में बहुत सारे लोगों की आय के हम आपको बताएंगे, जिन जिन किसानों की आय बढ़ी है उन सबसे आपको मिलाएंगे। चलिए रावल चंद जी, वापस आते हैं आपके उस पर। गेहूं के अलावा और आपने बागवानी में क्या क्या लगाया हुआ है? बागवानी में मेरे पास आंवला है, नींबू है जी, संतरा है और जामफल है, जामुन है जी। इस प्रकार जितने भी फलदार पौधे होते हैं सारी वैरायटी मेरे पास लगी हुई है। नींबू की 5 वैरायटी लगी हुई है जी। करीब करीब मेरा 1 बीघे में फलदार बगीचा लगा हुआ है जी। उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि पश्चिमी राजस्थान में शुष्क वातावरण में कौन सी वैरायटी सक्सेस हो सकती है, कौन सी फसल से या कौन सी बागवानी से किसान भविष्य में अच्छा पैसा कमा सकता है, कम पानी में कौन सी फसल टिक सकती है। पानी की भी विकट समस्या हो रही है, तो आने वाले समय में किसान कम पानी में कौन सी खेती ले सकता है, उसके ऊपर भी मैं कार्य कर रहा हूं। तो हो सके पश्चिम राजस्थान में मैं मेरे किसान हैं, मेरे एरिया के लोग हैं और मैं उसमें एक उदाहरण बन सकूं। हाँ, कम पानी, कम मेहनत और अच्छी फलदार बगीचा कोई तैयार कर सके। हर एक किसान, जैसे किसी ने आंवले का लगा दिया, किसी ने बेर का लगा दिया, किसी ने नींबू का लगा दिया, तो वो देख रहा हूँ कि पश्चिमी राजस्थान में उस जलवायु में कौन से पौधे हैं जो सुटेबल हैं। उसके लिए मैंने 1.5 बीघे में अलग अलग तरह के फलदार पौधे लगा रखे हैं, उसमें सभी फल आ रहे हैं और अब लग रहा है कि उस एरिया में बेर, नींबू और आंवला, इस प्रकार की जामफल, ये फसलें हैं जो किसान अच्छी तरह से कर सकता है। जी हाँ, खेती पार्ट टाइम व्यवसाय नहीं है, खेती पार्ट टाइम का काम नहीं है, इसे फुल टाइम आपको करना होगा। धरती माता की सेवा आपको पूरी तरीके से पूरे समर्पित होकर करनी पड़ेगी, क्योंकि धरती माता जब देने लगती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। वाकई में यही वो धरती है जहाँ से हीरे मोती निकलते हैं, जहाँ से पन्ना निकलता है, जहाँ से सोना चांदी निकलता है। आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, हमारे विशेषज्ञ से संवाद करना चाहते हैं, तो 0141 451 5103 पर फोन करके सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार रामचंद्र जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो पर। रामचंद्र जी सर, सबसे पहले तो नई साल की राम राम सभी को। बहुत बहुत राम राम आपको भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। सर, मैंने नींबू की ऑर्गेनिक नींबू की फसल उगा रखी गई है जी। तो नींबू के पेड़ की एक तो बढ़त नहीं है, मतलब छोटे के छोटे रह रहे हैं जी, और जिनके नींबू आ रहे हैं उनके भी नींबू बहुत छोटे रह रहे हैं जी। राहुल चंद जी, क्या तरीका हो सकता है अगर कि नींबू इनके छोटे आ रहे हैं, जिन्हें ये चाहते हैं कि उसकी साइज बड़ी हो? जी, इनको एक तो मेरी पहली सलाह ये रहेगी कि जिस समय सर्दियों में अगर आपके पेड़ है जो करीब 3 साल के हैं, तो सर्दियों में आप 2 महीना दिसंबर और जनवरी में 2 महीने उसमें पानी मत दीजिए जी। और उसको है जो दिसंबर और जनवरी से जो ही फरवरी आती है जी, तो उसमें आसपास में उसमें थोड़ा कचरा निकाल के उसमें राख, खट्टी छाछ और हल्दी तीनों का मिश्रण करके और आप एक बार डाल दीजिए। उसके बाद आप है जो गोमूत्र और गोबर और उसमें गुड़ मिला के डाल दीजिए, तो प्रॉपर एकदम न्यूट्रन वैल्यू उसको मिल जाएगी और आपके फल है जो साइज भी बड़े बनेंगे और पीले होने भी शुरू हो जाएंगे। जी, आपने कहा कि आपके पास देशी गायें भी हैं, कौन सी नस्ल की हैं देशी गाय आपके जी पास? मेरे पास थारपारकर नस्ल की गाय है और थारपारकर नस्ल है जो पश्चिम राजस्थान की एकदम सुटेबल नस्ल है, जो कम पानी और कम चारे में वहाँ टिक सकती है और 50 डिग्री गर्मी तक वो सहन कर सकती है। वो 50 डिग्री गर्मी में और भयंकर लू में भी खेजड़ी के नीचे बैठ के और आराम से बैठ सकती है। तो उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ आने वाले टाइम में थारपारकर नस्ल जो बहुत कम बची है उसका संवर्धन हो। उसके लिए मैंने हमारे जोधपुर के काजरी में जो थारपारकर संवर्धन केंद्र चल रहा है वहाँ से नंद लिया है और मेरे पास करीब 7-8 गाय है जो थारपारकर नस्ल की है। तो मैं चाह रहा हूँ कि किसान उसको अपनाएं। उसके लिए मैंने अच्छी नस्ल तैयार कर रहा हूँ कि वो कम पानी कम चारे में अच्छा दूध दे और उसका है जो दूध देने की क्षमता है जो वापस ब्यान तक अच्छी रहे, तो किसान उसको आसानी से अडॉप्ट कर लेगा और अपने खेत पे रखेगा। तो मैं है जो आपकी जो आमदनी है उसमें एक हिस्सा दूध और घी से भी होता होगा, कितना है? लगभग 10 गायों से आप कितना पैसा कमा लेते हैं दूध और घी से? जी, मैं दूध और घी से पर मंथ 40,000 रुपया 35,000 रुपया शुद्ध प्रॉफिट कमा लेता हूँ। सारा खर्चा काट के? सारा खर्चा दूध और घी का है? दूध और घी का है जी जी जी। तो उसमें क्या है कि मेरे आजकल है जो भयंकर बीमारियां चल रही है उसका सीधा इलाज है जो दूध और देसी गाय का घी है जी। अगर किसी को किसी प्रकार की बीमारी है, घुटने दर्द है, कमर दर्द है, तो मैं उनको सलाह देता हूं कि ये देसी गाय का दूध
यूज करने से इस तरह की बीमारी भी ठीक होती है। देसी गाय का घी यूज करने से पेट की जलन वगैरह होती है वो भी ठीक हो सकती है। तो 110 बीघा जमीन, जी, तरह तरह के जैविक मेलों में आपका जाना, गायों को संभालना, गेहूं को संभालना, फलों के बगीचों को संभालना, कितना समय लगाते हैं दिन भर, कितना समय लगता है आपको इन सब कामों में? मैं और मेरी फैमिली सारी फार्म पे ही रहते हैं। इसके अलावा 3 फैमिली और मेरे वहाँ फार्म पे हैं जी। ऐसे कुल मिला के 4 फैमिली का रोजगार है जो मेरे फार्म पे चल रहा है जी। तो मैं खुद रोजगार कर रहा हूँ और 4 परिवार मेरे साथ और भी, उनका भी रोजगार हो रहा है और उसके अलावा मेरे को शुद्ध प्रॉफिट भी हो रहा है। तो मैंने खेती में, अगर मैं दुकानदारी करता तो उसमें मैं मेरा खुद का एक ही रोजगार कर पाता जी। अब मैं खेती में 4-5 परिवार का रोजगार कर रहा हूँ, तो वो भी देख के खुशी होती है कि हाँ अपने साथ साथ 4 परिवार और भी अपने पास बैठे हैं, उनका भी रोजगार चल रहा है। तो वो देख के भी संतुष्टि होती है और मन में उत्साह बढ़ती है, हाँ अपन जैविक खेती में कुछ नवाचार कर रहे हैं। और मेरे पास रहने वाले जो किसान हैं तो वो भी बड़े चाव से खेती करते हैं, वो भी बड़े शौक से रहते हैं, कारण उनको पता है हाँ यहाँ एकदम शुद्ध खाने को चीज़ मिल रही है जी। पहला सुख निरोगी काया, अगर खाने को चीज़ सही मिलेगी तो वहाँ रहने वाला भी संतुष्ट रहेगा। मतलब कुल मिला के बात है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी जी। खेती के, ऐसा नहीं है कि आपने बीज डाल दिए और बीज डालने के बाद आपने मेहनत नहीं की। मेहनत तो हर दिन की मेहनत है, हर समय की मेहनत है, तभी खेती फल देती है। हर रोज की मेहनत है। जैविक खेती एक ऐसी खेती है आदमी कंटिन्यू जी। उसमें एक ही समस्या आती है खरपतवार आदमी चाहे तो खुद अपने हाथों से निकाल सकता है और वो अगर नहीं करना चाहे तो फिर मुश्किल है, नहीं तो करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आदमी लाइन वाई बोए करके और बीच में जगह रखे और अच्छी तरह से खेती करे, जानकारी के साथ खेती करे तो जैविक खेती है आदमी आराम से कर सकता है। लेकिन फिर भी ये मेहनत उस मेहनत से कम है जिसमें आप परदेश में जाकर किसी और के यहाँ नौकरी करके 12-13 घंटे की नौकरी करके कुछ पैसे घर बचा पाते हैं। उससे तो ये मेहनत फिर भी ज़्यादा अच्छी है, जिसमें कि पैसा भी कमा रहे हैं, आप अपने घर में भी हैं और आपको धरती माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मेरे को आत्म संतुष्टि मिल जाती है। अगर मैं कितना ही हार्ड वर्क कर लूँ तो उसमें मेरे को थकान नहीं आती, उसमें मेरा शौक, उसमें मेरा रुझान, और मैं हर देखता हूँ कि आज वो फसल ठीक है, आज वो ठीक है, आज वो ठीक है, आज अपने पास इतने किसान आए, आज इतने साइंटिस्ट आए, आज सिटी से लोग घूमने आए, तो धीरे धीरे मेरे मतलब मन में उत्साह बढ़ जाता है कि हाँ अपन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में किसान और भी जुड़ रहे हैं तो वो भी एक उत्साहवर्धन हो रहे हैं और देखने वाले किसान भी, वो पहले तो सोचते थे ये क्या काम कर रहा है, लेकिन अब उनको लग रहा है हाँ ये काम सही है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई जैविक खेती अपनाओ, तो उससे मेरा हौसला है जो 10 गुना बढ़ गया है। जो मैं आज से 5 साल पहले कर रहा था वो मैं स्वास्थ्य के लिए कर रहा था, आज मैं सब दुनिया के लिए कर रहा हूँ कि वो भी सीखे, वो भी देखे और जैविक खेती अपनाएं। तो उसमें नवाचार और जैविक खेती, उसमें पशुपालन, उसमें गाय पालन, तो उसमें मेरा उत्साह और भी बढ़ जाता है और लोग देखने वाले वो भी है जो जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। जब सबसे पहले आपसे बातचीत हुई थी तो आपने बताया था कि आप राम सा काफ़ी समय से देख रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ा आप पे? राम सा आप काफ़ी समय से देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं? मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, तो मेरे को ये लगा कि हाँ जो मैं खेती करता था तो उसमें खेती बाड़ी के जितने भी चैनल पे जो भी कार्यक्रम आ रहा है तो मैं वो सब देख रहा हूँ। तो मैं राम सा विशेष करके देख रहा हूँ, यहाँ अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे किसान आ रहे हैं, तो उनकी जानकारी, उनकी खेती बाड़ी का तरीका, वो सब चीज़ देखने के बाद लगता है कि हाँ अपने को भी कुछ करना चाहिए, अपन भी कुछ कर सकते हैं। आदमी हर एक चीज़ में, हर एक के पास कुछ न कुछ हुनर है, तो अपने पास बहुत बड़ा हुनर है जैविक खेती, जिसपे ये एक ऐसी खेती है, इस पे पूरा संसार टिका है, इसके बिना एक दिन भी संभव नहीं। झालावाड़ से अशोक गोस्वामी हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार अशोक जी। हाँ राम सर, नमस्कार। राम। ये रावलचंद जी से मुझे पूछना था जी कि यहाँ पे मेरे पानी भी कम है और जमीन भी पथरीली है जी, तो ये शकरकंद की जो वैरायटी है ये क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या? जी, झालावाड़ की जो जमीन है थोड़ी सी, अगर हमको इनसे प्रशिक्षण लेना हो तो इनका कहाँ पे है, ये क्या हमको प्रशिक्षण दे देंगे क्या? जी रावलचंद जी बात कर सकते हैं आप। जी, आप जमीन अगर पथरीली है तो उसमें ये देसी वाली वैरायटी लगा सकते हैं। और ये शकरकंद की फसल एक ऐसी फसल है जो एक बार लगाने के बाद जो इनकी क्रॉप बढ़ जाएगी तो ये अपना आप में एक मल्चिंग बन जाएगी, और मल्चिंग बनने के बाद उन जमीन को पानी भी कम चाहिए क्योंकि ये जमीन के ऊपर फैल जाती है, और फैलने के बाद ये जमीन के ऊपर एक तरह की पूरी छा जाती है, तो उसको पानी में कमी नहीं आने देती और नीचे नमी बनी रहेगी, और नमी बनी रहेगी तो वो फसल बराबर बन जाएगी। जी चलिए, आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं? आप तो, क्योंकि आप तो रात को सोते हैं तब भी शायद आपका दिमाग चलता रहता होगा कि कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, और सुबह उतर के वापस अपने खेतों को रिसर्च सेंटर बना लेते हैं। क्या नया सोचा हुआ है आपने आगे के लिए? मैं तो है मेरे है जो मेरे एरिया में अभी है जो गाजर की खेती बड़े पैमाने पे हो रही है।
उसमें किसानों को दिक्कत ये आ रही है कि जो आड़ती, जो दुकानदार, जो भी दलाल लोग लेने आते हैं तो कह देते हैं कि अभी ये साइज कलर सही नहीं है जी, या मिठास बराबर नहीं है, कलर थोड़ा सिंदूरी है या सफ़ेद है। तो उसके लिए मैंने एक नई वैरायटी तैयार कर रहा हूँ जो अगेती पछेती या किसी समय बुआई करें तो कलर लाल और मीठी निकले। तो वो मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले 1 साल में मेरी वो गाजर है जो एक नई वैरायटी तैयार हो जाएगी और वो मैं किसानों को बीज दूंगा, तो उससे किसानों की किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी और बाजार में अच्छे भाव में बिकेगी और किसानों की आमदनी में वो एक तरह की और एक साइड जुड़ जाएगी, तो उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जी, झालावाड़ से जो फ़ोन आया था उन्होंने ये भी पूछा था कि क्या हम आपके खेतों में आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं, क्या आमंत्रित करना चाहेंगे उन्हें अपने खेतों में? जी, हमारे कोई भी जैविक खेती करने वाला किसान है, उनका इंटरेस्ट है जैविक खेती में, तो वो हमारे पास आके और देख के और सीख के जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पास आए, तो हम उनको ज़रूर बताएंगे कि इस प्रकार जैविक खेती की जा सकती है, इस प्रकार आप जैविक खेती में जुड़ो, खर्चा मत लगाओ, बाजार आधारित बिल्कुल मत रहो, खेती आधारित रहो, जमीन आधारित, खेती आधारित और पशुपालन आधारित, तीनों ही अपने फार्म पे हैं, तीनों ही आप खेती में ही वहीं से उत्पाद करो और वहीं बुआई करो, तो आपकी आमदनी बढ़ सकती है। बाकी तो 2022 में आमदनी बढ़ाना मुश्किल है। अगर आप जैविक खेती करोगे, बीज घर का रखोगे, पशुपालन करोगे, तो धीरे धीरे ऐसे करके आप है जो 2022 में डबल से भी आप ज़्यादा कर सकते हो। जी हाँ, मतलब रसायनों से आपको दूर रहना होगा, प्रकृति से लेना होगा और प्रकृति को ही वापस देना होगा, तो आप जय किसान भी कहलाएंगे, तो आप अन्नदाता भी कहलाएंगे, क्योंकि आपके उगाए हुए उत्पाद में जहर नहीं होगा, सिर्फ पोषण होगा। इसी रास्ते पर रावलचंद पंचारिया चल रहे हैं। रावलचंद जी, ये सब बातें हमने की, गाजर की बात हमने कर ली, शकरकंद की बात कर ली, गेहूं की बात कर ली, तो जब आप इसके अलावा जब भी कोई नया प्रोडक्ट आप उगाते हैं तो उसके लिए मार्केट कैसे तलाश करते हैं? जी, उसके लिए मैं है जो हमारे जोधपुर में हम साल में 5-6 मेले लगवाते हैं बड़े बड़े, उसमें जितने भी जैविक किसान हैं उनको एक दुकान दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। वो सारे दुकानदार अपने उत्पाद लेते हैं और सिटी के लोग जो भी है वो खरीदने के लिए आते हैं, तो उनको बताते हैं ये चीज़ इस बार हमने नहीं की, ये चिया सीड्स है, ये सुपर फूड है, खाने के लिए अच्छा है, हार्ट रोगियों के लिए अच्छा है। तो वो एक हर जो किसान आता है मेले में देखता है तो धीरे धीरे उसकी चीज़ की डिमांड वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो नई चीज़ करने से, नई चीज़ पे किसान है जो करेगा तो उसका भी शौक होगा और खरीदने वाला का भी क्रेज होगा, हाँ इस बार अपन कुछ नई चीज़ लेके आए जी। तो उसे है जो किसान आमदनी बढ़ेगी और किसान उसकी तरफ आकर्षित होगा और ग्राहक भी उसकी तरफ आएगा, हाँ ये कुछ नवाचार कर रहा है, ये कुछ नई चीज़ है, तो घर में ले जाएगा तो वो भी बड़े शौक से सब परिवार वाले खाएंगे कि हाँ ये कुछ नई चीज़ है। विजुअल्स में देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि आपने बहुत लंबी लंबी शकरकंद उगाई हैं। कितने फीट की हैं ये, क्या लंबाई है इनकी, और ये क्या ये भी जैविक विधि से ही इतनी लंबी हुई है? जी, ये मैं अभी प्रॉपर बनने में अभी भी 15 दिन लगेंगे जो लाया हूँ उसे। मेरे खेत में करीब 2-2-2.5 फीट की शकरकंद बनी हुई है जी, और वो भी बड़ी मोटी मोटी और फर्स्ट क्लास, मतलब 1 बीघे में करीब 30 से 35 क्विंटल निकल जाती है जी। और इस बार तो भाव भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं और मेरी जो शकरकंद जहाँ भी जाती है फटाफट बिक जाती है, कारण एक तो जैविक और एक क्वालिटी अच्छी है। तो मेरी है जो शकरकंद दूसरी शकरकंद की बजाय साइज में बड़ी है और अच्छी क्वालिटी की और अच्छे कलर डिजाइन में है और काफ़ी दिनों तक वो टिकी हुई रहती है, खराब होने की समस्या भी उसमें कम है। जी हाँ, रावलचंद जी ना तो कर्जा माफ़ी की बात करते हैं, ना सब्सिडी की बात करते हैं, और ना ही ये कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार की सरकारी कोई समस्या है, क्योंकि ना इन्हें किसी मंडी में जाना पड़ता लाइन लगाने के लिए, क्योंकि ये अपने उत्पाद की क्वालिटी को, गुणवत्ता को इतना बरकरार रखते हैं। उसकी उत्पादकता तो बढ़ ही रही है, उसकी गुणवत्ता को इतना बरकरार रखते हैं कि इनके खेतों पर उगते ही सामान, इनके उत्पाद उगते ही अपने आप बिक। रावलचंद जी, घी की बात हो गई, आपने सब्जियों की बात कर ली, अन्न की बात आपने की, क्या तेल पर भी आप कुछ काम करते हैं? जी, मेरे से अभी जो 500-700 किसान जुड़े हैं जी, वो जो जैविक खेती करने वाले किसान हैं जी, उनका उत्पाद है जो मैं उनका जो सीधा नहीं बेच के उसको मल्टीप्लाई करके बेचता हूँ। तो किसानों को बोलता हूँ कि अपना तेल निकालें, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और तिल का तेल। जैविक खेती करने वाला किसानों का जो है मैं वो मेरे फार्म पे उसका तेल निकाल के और पैकिंग करके हम बेच देते हैं, क्योंकि तिल है जो एकदम जैविक हो रहे हैं, तिल की डिमांड भी ज़्यादा है। अब रिफाइंड तेल से लोग अब कतराने लगे, घबराने लगे हैं कि रिफाइंड तेल शरीर मतलब आपका जो तेल निकालने का तरीका है वो पुराना वाला है, कच्ची घानी है, कच्ची घानी जी, और उस कच्ची घानी के तेल को आप खुद अपनी तरफ से पैकिंग करके बेचते हैं? पैकिंग करके बेचते हैं, क्योंकि रिफाइंड तेल से हार्ट की बीमारी होने की 100% चांसेज है। तो अक्सर किसान उगा तो लेते हैं जैविक, लेकिन वो उन्हें पता नहीं होता किस तरह से उसको प्रोसेस करके तेल निकाल के बेचा जाए, तो उसमें आप उनकी मदद करते हैं? जी,
तो उनको भाव भी अच्छा मिल रहा है, और उन भाव अच्छा मिलने से किसान अपना आप प्रमोट हो रहा है। हाँ, जैविक खेती करने वाले किसान और उनके पास वाले किसान भी देख रहे हैं हाँ जैविक वाले कर रहे हैं, उनको भाव अच्छे मिल रहे हैं, उनका माल यहाँ बिक रहा है, तो वो भी उनकी तरफ मुड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारा है जो किसानों का रुतबा बढ़ ही रहा है और जुड़ ही रहे हैं धीरे धीरे हर साल। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमारा गाँव नौसर एक अच्छा जैविक के रूप में उदाहरण के रूप में बन जाएगा कि ये गांव है जो एक जैविक गांव है। तो जो हमारा लगातार उस तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारा तेल है तो सारा पैकिंग करके बेच रहे हैं जी। तो वो हमारा जोधपुर सिटी में बहुत अच्छी डिमांड है कि वो हमारा तेल अच्छे भाव में बिकता है जी, दूसरे तेल को बजाय अच्छे भाव में बिकता है और किसानों को अच्छा फायदा मिल रहा है, और वो सभी किसानों को बराबर भाग में मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को अलग, सबको बराबर भाग में मिल रहा है। तो इसी प्रकार हमारे जैविक किसान हैं जो उसकी तरफ अपने आप मुड़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हाँ इनको देख के हमारे आसपास गांव वाले किसान भी जरूर जैविक की तरफ आएंगे और रसायन मुक्त गांव होगा और बीमारियां रहित होगा। अब आप जो जिन मेलों में आप पार्टिसिपेट करते हैं, अपने स्टॉल्स लगाते हैं, अपना भाग लेते हैं, उन मेलों में से आप डायरेक्ट आपको फ़ोन आते हैं आप, या आप कैसे उन लोगों को, वो लोग आपसे संपर्क करते हैं? जी, उनके फ़ोन आते हैं कि वो बोलते हैं कि आपका ये फलाना टाइम फलाना मेला कहाँ होने वाला जी। तो हम उनको बता दें कि भाई उस समय ये हमारा मेला वहाँ होने वाला है जी। तो वो अपने आस पड़ोस के अपने रिश्तेदार को और ले आते हैं जी। तो उस प्रकार हमारा मेला और अच्छा भर जाता है जी। तो वो एक दिन एक फिक्स जगह कार्यक्रम होता है, उसका थोड़ा पहले प्रचार प्रसार हो जाता है जी। तो जैविक वाले है शौकीन ग्राहक, और वैसे बीमारियां बढ़ रही है तो हर एक जैविक की तरफ तो कोई भी लेना चाह रहा है जी। और स्वस्थ पहला सुख निरोगी काया है तो काया को निरोगी रखनी है तो हर एक जैविक खरीदना चाह रहा है। और किसानों को एक समस्या जो जैविक में आती है, वो कहते हैं कि तो खरपतवार नियंत्रण वो नहीं कर पाते हैं और कीटनाशक भी इतना असर नहीं करते जो जैविक वाले होते हैं। उसका क्या आप कहना चाहेंगे, उसका क्या तोड़ है? उसका ये है कि जो किसान हैं उन्होंने या तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है या बराबर उनको नॉलेज नहीं है जी। हर एक चीज़ का हर एक तोड़ है जी। हर एक कीटाणु है जीव है, उनके लिए एक बार जो स्प्रे बनाया है जैविक में नीम आग धतूरा तो बार बार वो नहीं करना है। एक बार वो करने के बाद दूसरी बार खट्टी छाछ तांबे के बर्तन में सड़ा के वो करनी है। तो उसके बाद लहसुन अदरक ये वाला अग्निशास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इस तरह के 3-4 फार्मूले हमेशा एक बार एक ही तरह का स्प्रे करने से कीटाणु खत्म नहीं होंगे। तो जैविक में भी अलग अलग तरह के बनाने पड़ेंगे तो उससे अपने आप निजात मिल जाएगी। और इसके अलावा चलिए रावल चंद जी, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, अंतिम उन चीज़ों में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे राजस्थान के किसानों के, भारत के किसानों को जो कि इस समय टीवी देख रहे हैं, बहुत कम शब्दों में? मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि 2022 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आमदनी डबल करने की बात कही है वो किसानों को खुद ही बाजार की तरफ नहीं मुड़ के और खेतों की तरफ खेत में ही कार्य करके वो अपना है जो आमदनी डबल कर सकता है और अच्छी तरह से वो अपना खेत को डेवलप कर सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रावल चंद जी, आज आप हमारे बीच पधारे, हमारे किसानों को आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपने अपनी जो सफलता का रहस्य था वो बताया, अपनी सफलता की कहानी को आपने हमारे किसानों के साथ शेयर किया कि किस प्रकार से आप 1000 रुपये महीने की नौकरी से इस समय 10 लाख रुपए साल की इनकम कर रहे हैं और आपका जगह जगह नाम भी हो चुका है। जी हाँ किसान भाइयों, आज की तारीख से 1 जनवरी से हमने एक और कार्यक्रम आप लोगों के लिए शुरू किया है, एक और आप लोगों को टीवी पर आने का एक और मौका दिया है। हमें आप अपने वीडियोस भेज सकते हैं, हमें आप अपने खेतों में खड़े रहकर अपनी खेती के बारे में बता सकते हैं, राम सा के सुझाव के बारे में बता सकते हैं, अपने खेतों के बारे में बता सकते हैं, किसी और बात हो तो वो बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारे कुछ किसानों ने हमें अपने वीडियोस भेजे हैं जिन्हें आज हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर आप भी इस तरह कोई वीडियो भेजना चाहें तो आपका स्वागत है। सबसे पहले देखिए इन वीडियोस को। राम सा हैंगा ने नई साल की शुभकामनाएं सभी किसान भाइयों को पद्मावती कृषि जीवन की तरफ से, और राम सा चैनल वालों ने भी नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने हमें जैविक खेती के प्रति जागृत किया, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी को नई साल की शुभकामनाएं। राम सा। राम दादा, हाँ तने एक बात बताऊं, बता। हर शनिवार टीवी के माले एक प्रोग्राम आओ जे, कौन सो? A1 टीवी के माले राम सा प्रोग्राम आ रहे जे, जिग माने किसाना का बारे में बहुत जानकारियां प्राप्त हो जाए। हाँ, खेती का बारे में, पशुपालन का बारे में सब प्रकार की जानकारियां भी प्राप्त हो जाए। हर शनिवार ना हो जाए। हाँ तो आप भी शनिवार देखा क्यों भाई नारायण? हाँ देखा सही जगह आप सब जना देखा बिन सारा देखला आप सारा देखला दोनों ही प्रोग्राम ने चलाओ कौन से? ओ दादा वो सुनील जी भाई साहब को ना हो क्या अपने इंडिया? हाँ बे A1 टीवी वाला बे चला रहे जी प्रोग्राम। अरे तो वह इन तो सारा किसान देखा घनी मौज आओ माने तो सारी जानकारियां घर बैठे प्राप्त हो जाए। अब बात तो बहुत चौकी जाए किसान भाई और सारा ही प्रोग्राम ने देखो, सारा समझो ही के बारे में और पूरी जानकारी मिले जी के माने।
बहुत कुछ सीखने मिले जी के मान तो दोनों राजस्थानी टीम की तरफ से नई साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम सा राम। जी हाँ, ये जो आपका प्यार है, ये जो आपकी मोहब्बत है, ये जो आपकी चाहत है, ये जो आप दिल से हमें चाहते हैं, वो वाकई में हमें इस कार्यक्रम को हमेशा कुछ ना कुछ इसमें नया करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। आप लोगों के आशीर्वाद से ही हम इस कार्यक्रम को यहाँ तक ले आए हैं और एक नए साल की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। इस साल के अंत तक हम इस कार्यक्रम को और भी ऊंचाइयाँ प्रदान करते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सब किसान भाइयों को जिन्होंने हमें वीडियोज़ भेजे। धन्यवाद देना चाहता हूँ उन किसान भाइयों को जो लगातार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा उन किसानों को जो हमें फ़ोन कर रहे थे और धन्यवाद उन किसानों को भी जिन्होंने फोन किया लेकिन वो हमसे संपर्क नहीं साध पाए। अगले सप्ताह आप फिर प्रयास कीजिएगा। जी हां, आप अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे हम आज ही के दिन, आज ही के समय किसी नए विशेषज्ञ के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए A1 TV।